हेलो बच्चों, तो अब हम इसमें डिस्कस कर रहे थे। हम नेक्स्ट टॉपिक है इसका आपके इस चैप्टर का। पिछले में हमने आयनिक वैलेंसेस बताई थी। अब हम बात करेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में। एटॉमिक मॉडल्स के बारे में कि एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहला मॉडल आया जे थॉमसन मॉडल। जे थॉमसन मॉडल ने क्या कहा था कि एटम की कल्पना उन्होंने तरबूज के संग की थी, जिसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। वाटरमेलन मॉडल या प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल, उसने क्या कहा था कि किसी भी एक एटम में बीज इस तरह से एम्बेडेड होते हैं, यानी कि किसी भी एक एटम में उसने एक तरबूज की तरह ऐसा सोचा कि वो जो रेड पल्प पार्ट होता है वाटरमेलन का, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे पे एंटायरली, और जो सीड्स होते हैं वो एज अ नेगेटिवली चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। तो ये था थॉमसन मॉडल का प्लम पुडिंग मॉडल। इसमें क्या कहा था, इसमें ये कहा था कि थॉमसन मॉडल वाटरमेलन मॉडल के बारे में। प्लम पुडिंग इसी के हिसाब से सपोज करो केक में जस्ट चेरी का जो काम करता है, just cherry like a seeds are embedded in a cake and the Christmas in which other rest of part is consist of positively charged particle, contains positively charged particle, and the this G and other is negatively charged. So just plum, it just work as a negative charge particle. Pudding, all entire part is called the positive, contain positive charge particle, just like a watermelon. सो वाटरमेलन के इक्विवेलेंट में उन्होंने यही परिकल्पना दी थी अपनी, यही हाइपोथेसिस दी थी इसके में कि हाँ एक एटम वाटरमेलन की तरह या प्लम पुडिंग की तरह इस तरह बिहेव करता है, जिसमें नेगेटिव चार्ज एक सीड्स की तरह काम करते हैं इन अ वाटरमेलन मॉडल, एंड प्लम पुडिंग में नेगेटिव चार्ज प्लम की तरह, अदर रेस्ट ऑफ पार्ट पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरह, जैसे इस तरह से। तो ये वाटरमेलन मॉडल था इसकी, लेकिन ये फेलियर क्यों हो गया, लिमिटेशंस क्या थी इसकी, इंपॉर्टेंट लिमिटेशन है। The atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral due to equal amount of positive and negative charge. Equal amount of positive and negative charge. ठीक है, just like this. So this is the watermelon model of J.J. Thomson. The next model was रदरफोर्ड मॉडल। एंड रदरफोर्ड मॉडल क्या था भाई, नेक्स्ट मॉडल था रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड भाई साहब ने क्या कहा, इनका केस में तो एटम फेल हो गया, हमें इन्होंने जैसा एटम को समझाना चाहा था वैसा नहीं हुआ, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। नेक्स्ट था आपका रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल क्या था कि इन्होंने क्या कहा था कि ये जस्ट लाइक एन गोल्ड फॉइल, उन्होंने क्या कहा था, इसको न्यूक्लियस मॉडल भी कहते हैं, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहते हैं इसे, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, discovery of nucleus it is also called. उन्होंने ये कहा था कि कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से यदि हम अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट कराएं, अल्फा पार्टिकल्स की क्या कराएं,
बम्बार्डमेंट कराएं तो ज़्यादातर पार्ट सीधे निकल जाता है, ज़्यादातर रेस क्या क्या निकल जाएंगी सीधे। लेकिन जहाँ जो ठोस पार्ट होगा उसमें से कुछ रेस 100 में से एक इधर उधर, कुछ रे 1000 में से एक तो अपनी पाथ पर लौट जाएंगी, जैसे गई वैसे आ गई, और कुछ इसके कॉर एजेस से टकरा के इधर उधर डिफ्लेक्ट हो जाएंगी, जैसे इस तरह से इस तरह से इस तरह से। तो ये था, और ये था गोल्ड फॉइल। क्या था ये? गोल्ड फॉइल ग्रुप। तो जो मोस्ट ऑफ द रेस सीधी चली गई, तो ये इंक्लूड ये, अच्छा इसमें जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में था, इसमें जो ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे, इसका मास कितना था? अल्फा पार्टिकल्स का मास 2 हीलियम एटम्स के बराबर था, 2 हीलियम एटम्स के बराबर था। ये कहा था रदरफोर्ड भाई साहब ने। अब ऑब्जर्वेशन क्या क्या निकली? ऑब्जर्वेशन निकली मोस्ट ऑफ द रेस पासेस and the rest one are deflected from the nucleus and one from the 1000 rays just retraces original path. So most of the rays deflected at an obtuse or acute angle, obtuse angle just like this and acute angle just like this. So उन्होंने ये कहा था, तो उन्होंने कहा कि यदि ये रेस जा रही हैं और किसी एक पार्टिकल पे ऐसे डिफ्लेक्ट, अच्छा ये कैसे पता पड़ेगी मोस्ट ऑफ द रेस सीधी जा रही हैं? यहाँ एक जिंक सल्फाइड प्लेट थी, क्या थी? इस तरह से ZnS प्लेट। क्या थी ये? ZnS प्लेट थी ये, जिंक सल्फाइड, ठीक है, ZnS प्लेट जो फ्लोरोसेंस की तरह काम करती है। यानी कि जहाँ जहाँ पार्टिकल इधर उधर डिफ्लेक्ट हुए, इधर 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 इस तरह से, तो इस रेज ने क्या कहा, वहाँ वहाँ स्पार्क प्रोड्यूस किया। जैसे एक रे सपोज करो इस तरह से आई है यूँ, उसने यहाँ स्पार्क प्रोड्यूस किया, एक यहाँ, तो यहाँ स्पार्क, यहाँ भी स्पार्क, और मोस्ट ऑफ द रेज जो सीधी गई इस तरह से, उन्होंने इस तरह से यहाँ पर भी एक स्पार्क प्रोड्यूस किया। ये स्पार्क, ये स्पार्क, ये स्पार्क। तो ये स्पार्क प्रोड्यूस करने का एक सीधा सीधा अंदाजा था कि हाँ भाई कुछ तो टकरा रहा है यहाँ, जो यहाँ चमक प्रोड्यूस हो रही है, यानी कि लाइट सी महसूस हो रही है, ये चमक रही है, प्रोड्यूस हो रही है जस्ट लाइक अ फ्लोरोसेंस, कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ऐसा पार्टिकल आ रहा है जहाँ ये स्पार्क क्रिएट कर रहा है। तो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि ये स्पार्क क्रिएट कर रहा है, इट मीन्स या कुछ तो कुछ हार्ड मास ऐसा सब्सटेंस है जिनसे ये स्पार्क क्रिएट हो रहा है। मोस्ट ऑफ द रेस तो सीधी जा रही है, ज़्यादा स्पार्क इस एरिया में मिल रहा था, इस तरह से, इस तरह से। तो अब यहाँ पर इट मीन्स ये स्पार्क प्रोड्यूस होने का रीज़न था कि यहाँ एक हार्ड मास सब्सटेंस है जो इनको वापस यानी कि एक ऑब्स्टेकल की तरह काम कर रहा है अल्फा पार्टिकल्स के लिए, रुकावट, बाधा की तरह। तो ये स्पार्क, तो इसको कहा गया न्यूक्लियस। क्या कहा गया इसको? न्यूक्लियस। एक हार्ड मास सब्सटेंस है ये। क्या था यहाँ पर? हार्ड मास सब्सटेंस। इस तरह से यहाँ पर किसकी खोज हुई? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की। अब फेलियर क्या थे इसके? इसके फेलियर ये थे कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसने बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं स्पाइरल पाथ में। इलेक्ट्रॉन्स किस में मूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आर मूव्ड इन अ स्पाइरल पाथ। क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन अ spiral paths around the nucleus, around the nucleus। तो इसने ये क्या एंड कंटिन्यूसली डिसिपेटिंग द एनर्जी, continuously dissipating the energy, dissipating the
एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल तो ये पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस है, ये कंटिन्यूसली घूम रहा है स्पाइरल पाथ में, और इलेक्ट्रॉन एनर्जी जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन शुरू हुआ इस तरह से यूँ घूमता हुआ आ रहा है और डिसिपेट कर रहा है, ताकि इसका पाथ भी क्या होता जा रहा, कम होता जा रहा है। या फिर इसके ऐसे समझो तो ये तो बनाने का तरीका है, बस शुरू यहाँ से हुआ है इस तरह से यूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, तो उसने क्या कहा इस तरह से इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो अब क्या फेलियर क्या हो गया, अब प्रॉब्लम ये थी यदि इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहा है तो एक टाइम पे एनर्जी डिसिपेट करते करते वो न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा, और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस एक जगह मिल गए तो फिर एटम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वायलेटिंग द लॉ है। तो अब यहाँ पर इसका फेलियर आ गया, यानी कि फेलियर या लिमिटेशन क्या थी, या ड्रॉबैक भी कह देते हैं इसको, और एक और लैंग्वेज में क्या क्या कहते हैं लिमिटेशंस को, ड्रॉबैक भी कहते हैं भाई साहब। तो ड्रॉबैक में क्या था, इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन स्पाइरली मूव करते हैं और एक टाइम पे आके न्यूक्लियस में आके गिर जाते हैं। अब ये न्यूक्लियस में आके गिर जाते हैं तो इससे क्या होता है, एटम कोलैप्स हो जाएगा, एटम की परिकल्पना ही नहीं रहेगी। हाइपोथेसिस क्या दी इन्होंने, तो उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं रहेगा, कोई परिकल्पना नहीं रहेगी कि हाँ भाई एटम कैसा है। तो अब उन्होंने क्या कहा कि हाँ भाई, तो फेलियर का क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज वायलेटेड, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज violated due to revolving around the nucleus in a spiral path continuously dissipating the energy, dissipating the energy which violate the dissipating the energy which violate, है ना, ठीक है, continue dissipating the energy and ultimately electron falls into the nucleus, ये इसकी ड्रॉबैक्स थी, falls into the nucleus, so atom is completely destroyed। तो स्टेबिलिटी इसने ये भी नहीं बता पाए। अब रदरफोर्ड के बाद आए नील्स बोर, स्टेबिलिटी ये भी नहीं बता भाई, इलेक्ट्रॉन मूव भी कर रहा है, एनर्जी भी लो करेगा, लो करते 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 एक टाइम पे ऐसा आएगा न्यूक्लियस में गिर जाएगा, तो ये बिल्कुल कोलैप्स हो गया, तो ये भी फेल हो गया। हालांकि न्यूक्लियस की खोज इनकी बेटर रही, बट ये जो इलेक्ट्रॉन इवॉल्वमेंट का इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, वो फेल हो गया। अब नेक्स्ट जो था, अब रदरफोर्ड, इन्होंने बहुत हद तक सही दी चीजें, बहुत हद तक चीजें सही दी। अब नेक्स्ट जो आए वो थे हमारे नील्स बोर भाई साहब। अब नील्स बोर भाई साहब क्या क्या कहते थे कि नील्स बोर ने क्या कहा, नील्स बोर ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर कंटिन्यूअसली घूमते तो हैं, न्यूक्लियस भी है, ये भी बात सही है, इनकी बात को बड़ा कर दिया, इलेक्ट्रॉन भी घूमते हैं, ये भी बड़ी कर दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके चारों ओर डिफरेंट नंबर ऑफ शेल्स होते हैं, जस्ट लाइक KLMN, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स में डिफरेंट पाथ में घूमता है। तो नील्स बोर ने कौन सा दिया, बोर मॉडल के नाम से इसको जानते हैं, बोर्स मॉडल। तो किन्होंने दिया था, नील्स बोर ने, किन्होंने दिया था भाई, स्पेलिंग देख लेना, नील्स बोर। नील्स बोर भाई साहब ने कहा था कि
पॉजिटिवली चार्ज के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं और घूमते घूमते घूमते, हाँ सॉरी, रदरफोर्ड मॉडल को हटाया था और नील्स बोर ने कहा था कि पॉजिटिवली चार्ज के अराउंड में कि एल एम एन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं और मूव डिफरेंट डिफरेंट पाथ ऑफ ऑर्बिट्स में मूव करते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स दो हो गए, यहाँ पर इस तरह से घूमते हैं, ठीक है। यहाँ पर 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अब और इनकी सबकी एनर्जी फिक्स होती है, तो क्या क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन्स मूव in a fixed circular path around the nucleus with fixed energy और फिक्स सर्कुलर पाथ का नाम क्या कहा गया था, ऑर्बिट भी कहा जाता था इनको। क्या कहा जाता था इनको, ऑर्बिट्स। एक पोस्टुलेट तो ये हो गया भाई साहब नील्स बोर भाई साहब का। अब एक पोस्टुलेट्स के बाद इन्होंने एक और बात कही थी, चलो एक बाद में डालेंगे। एक नेक्स्ट कहा था इन्होंने कि the number of electrons are fixed in each orbit। सही बात है। दूसरी बात ये हो गई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड इन ईच ऑर्बिट। और ये और कहा तीसरी बात कि इफ इलेक्ट्रॉन्स जम्प्स from lower energy level to higher energy level तो if electron jumps from lower energy level to higher energy level then they will get energy and if, फोर्थ पॉइंट समझ लीजिए, if electrons jumps from higher to lower में हायर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो एनर्जी गेट करेंगे और हायर टू लोअर में जाएंगे तो लूज करेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन jumps from higher to lower energy shell then they will dissipate the energy उन्होंने ये कहा था। कुल मिला के बोर मॉडल के ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल है जहाँ फाइनल कंक्लूजन सबका निकल के आता है कि यदि अपर से लोअर में जाएंगे तो एनर्जी लूज करेंगे और लोअर से हायर में जाएंगे तो एनर्जी गेन करेंगे। सीधी सी बात, नो प्रॉब्लम। अब बात करते हैं, हाँ अब एक और पोस्टुलेट है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज द इंटीग्रल, चलो इसको छोड़ो, ये वाला पॉइंट छोड़ो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ये अभी का कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट है, इफ इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी शेल देन दे विल डिसिपेट द एनर्जी। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज दिस वन वाज द बोर्स मॉडल। सो ये बोर मॉडल था। उन्होंने कहा था अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर फिक्स्ड इन ईच ऑर्बिट,
ये कहा गया था बोर ने बरी के संग मिलके, बोर बरी स्कीम के थ्रू ये बात कही गई है कि बोर बरी स्कीम में क्या था, यहाँ था एक और इसको डिस्कस कर लेते हैं। बोर बरी स्कीम, बोर बरी स्कीम, हाँ जी, बोर बरी स्कीम क्या थी कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड में, और रिवॉल्व करता है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। सपोज करो इसने दिया बोर बरी भाई साहब ने मिलकर एक फॉर्मूला 2n², बोर बरी ने मिलकर एक फॉर्मूला दिया 2n²। तो इसमें उन्होंने क्या कहा था, फॉर के शेल, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मूले से डिफाइंड होंगे, n बराबर नंबर ऑफ ऑर्बिट, वेयर n क्या था, नंबर ऑफ ऑर्बिट था, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। अब ये था इतना, इसको ऐसा कर देता हूँ। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट के लिए फॉर के शेल, फॉर के शेल के लिए क्या था भाई, फॉर के शेल के लिए था n बराबर 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 × 1² इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। फॉर एल शेल, फॉर एल शेल के लिए n बराबर 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 × 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8 इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि सेकंड शेल में एल यानी कि सेकंड शेल थी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, और थर्ड शेल जो थी आपकी, जो थर्ड शेल थी फॉर एम शेल, फॉर एम शेल, थर्ड शेल जो थी n = 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए n = 3, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए 3 × 3 = 9, 9 × 2 = 18 इलेक्ट्रॉन्स। और जो फोर्थ सेल थी n बराबर 4 के लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 × 4, 4 × 16, 2 × 32 इलेक्ट्रॉन। कुल मिला के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा था 2, 8, 18 एंड 32। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्क्राइब करने की भी इसने टेक्निक बताई थी बोर बरी स्कीम का यूज करके जी। अब तो कुल मिलाकर यहाँ पर हो गए एटॉमिक मॉडल खत्म। अब नेक्स्ट जो था वैलेंसीज के बारे में बात करें, तो अब हम वैलेंसी का इस पर डिस्कस करें अदर वीडियो में, अदर लेक्चर में। चलो इसी में बता देते हैं वैलेंसी क्या होती है, व्हाट आर द वैलेंसी, व्हाट आर द वैलेंसी, वैलेंसी किसे कहते हैं, व्हाट आर द वैलेंसीज, वैलेंसी combining capacity of atom in a molecule, in a molecule, combining capacity of atom in a molecule is called valency। और यदि हम इसको वैसे कॉन्सेप्चुअली समझें तो भी होगी डेफिनेशन, कॉन्सेप्चुअली समझें तो it is the number of electrons in outermost shell are called valence electrons और वैलेंसी। ठीक है, हाँ जी। अब बात करते हैं वैलेंसी में। सपोज करो, अच्छा इसमें भी कॉन्सेप्ट है वैलेंसी में। वैलेंसी में कॉन्सेप्ट क्या है कि सपोज करो मैग्नीशियम है, चलो
जैसे वैलेंसी निकालें, सोडियम, सोडियम का 11 एटॉमिक नंबर है 281, तो इसकी वैलेंसी हो गई 1। वैलेंसी कितनी हो गई इसकी? 1। अच्छा, इसमें भी एक नोट है, यदि आउटर मोस्ट शेल में, इसमें भी दो केस है, यदि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 या इक्वल टू 4 है, लेस देन 4 या इक्वल टू 4 है, तो वैलेंसी आपकी कितनी हो सकती है? 1 2 3 4 तक मैक्सिमम हो सकती है किसी भी एटम की, ठीक है। और यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, ये लास्ट का शेल है ना, इसके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये वैलेंस शेल हो गई है ना। अब यदि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कह दो, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, शेल भी कहते हैं, वो शेल मतलब वही ऑर्बिट है ना, कंफ्यूज मतलब। नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सपोज करो मैंने कह दिया यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 4, सॉरी 4 से ज्यादा हैं। कितने? 4 से ज्यादा हैं। इफ, ये था केस 1, इफ है, तो यहां पर वैलेंसी क्या होगी? यहां पर वैलेंसी होगी 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ठीक है। इसका ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसका ये कॉन्सेप्ट हो गया। ये दो टाइप बताए मैंने कि यदि नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 4 या 4 से कम है तो वैलेंसी 1 2 3 4 तक हो सकती है, जो आखिर में है। जैसे मैं सोडियम का आखिरी सेल में 4 से कम है, 1 है, तो वैलेंसी नॉर्मली 1 हो गई है ना। जैसे मैग्नीशियम का है, मैग्नीशियम का 12 है, 2 8 2, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई इसकी 2 हो गई, ठीक है। और यदि मैं कहूँ सल्फर की वैलेंसी क्या होगी भाई साहब? सल्फर की वैलेंसी देखो 2 8 6, अब आखिरी सेल में कितने आ रहे हैं? 6, तो 8 में से 6 घटा दें तो कितनी होगी वैलेंसी? 2। ये इसलिए घटाते हैं क्योंकि इसको अभी लूज तो कर ही नहीं सकता, यानी कि आधे से ज्यादा वाले पड़ाव पर आ गए, 4 तक हाफ मानो, 4 से आधा, अब वापस लौटना मुश्किल है, तो वो कहता है अरे यार आगे इतना ही और कर लूं, तो वही वाला हिसाब हो जाता है कि आगे वो इतने में 8 करना है कुल मिला के, चाहे लेके करे या दे के करे। आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहे लेके करे या दे के करे। अभी दे के तो करने से रहा, 4 से गाड़ी आधे से बहुत आगे आ चुकी है ना। अब आप कहो, सपोज करो आपका किसी क्लास में एडमिशन लिया और आप कहो कि नहीं अब तो मुझे अक्टूबर के बाद दूसरा स्कूल बदलना है, नवंबर पे या अक्टूबर पे, पॉसिबल थोड़ी है भाई। एग्जाम दे के निकलो तब तो आप पास हो पाओगे, तब तो अगले स्कूल में चेंज करने की सोच सकते हो, हैं? वो भी 9 10 में प्रोसीजर नहीं, 9 में फिर भी वो बहुत बोर्ड की बहुत है रिगरस क्वेरीज के बाद आप मतलब रिगरस फॉर्मेलिटीज के बाद आप फिर आगे बढ़ते हो किसी दूसरे अदर स्कूल में, माइग्रेशन वगैरह लगाना, ये सब फलाना ढमकाना, तो ये सब तो उस रेस्पेक्ट में इस हिसाब से समझिए कि हाँ भाई आप सितंबर में स्कूल चेंज नहीं कर सकते। ऐसे ही आप 4 से ज़्यादा आगे तो आप और इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकते, तो गेन करने का इरादा हमको 8 रखना है, कुल मिला के 8 का फैक्टर है, ऑक्टेट रखना है हमको कंप्लीट। तो ये वैलेंसी है, तो ये कितना हो गया 2। तो 2 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन घटाने का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन और ले ही लेगा ये, तो जो लेने वाली 8 हो जाए, तो यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूंगा मैं, तब ये ऑक्टेट कंप्लीट हो पाएगा, यानी कि तभी तो S2 नेगेटिव बनाता है ये सल्फर का सल्फाइड जो बनाता है 9, वो ऐसे ही तो बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन और लेके कर देता है, तो 2 8 8 हो जाता है। तो सल्फाइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होता है? 2 8 एंड 8, इस तरह से। तो ये वैलेंसी है, आप ऐसे बता सकते हैं। अब सपोज करो मैंने कहा क्लोरीन है भाई साहब, क्लोरीन में भी वही हाल है भाई। क्लोरीन ये क्या करेगा? ये सेकंड वाला केस है, ये केस फर्स्ट था, ये वाला है, ये यदि 4 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में। अब क्लोरीन के केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? बोरबरी स्कीम के अकॉर्डिंग अभी बताइए, 2 8 और 7, तो वैलेंसी इसकी कितनी हो गई? इसकी वैलेंसी हो गई
अब सेट 7 थोड़ी लिखेंगे, 8 माइनस 7, इसकी वैलेंसी होगी 1, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये, तो Cl नेगेटिव बनाता है हमेशा। कभी क्लोरीन Cl पॉजिटिव बनाता हुआ आपने नहीं देखा होगा, हमेशा Cl नेगेटिव ही बनाता है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है। कितने हैं, 7। तो इस तरह से आप वैलेंसी फाइंड कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फर्दर क्लासेस में भी बहुत काम आने वाला है, बेसिक यहीं से शुरू होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसोटोप्स की। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं, व्हाट आर द आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, क्या होते हैं भाई आइसोटोप्स और आइसोबार्स आपके। व्हाट आर द आइसोटोप्स एंड व्हाट आर द आइसोबार्स। आइसोटोप्स होते हैं द स्पीसीज in which the compound in which is a species, a compound in which having same molecular formula, sorry, same atomic number but different mass number, but different mass number, है ना, या द स्पीसीज या फिर द कंपाउंड्स, है ना, स्पीसीज कह लो, द कंपाउंड कह लो, द कंपाउंड्स इन विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया, क्या कह दिया भैया मैंने, हाँ 6C12 है ना, कार्बन के कितने 6C13, ऐसे ही 7N, बहुत जगह मास नंबर यहाँ भी लिखते हैं यहाँ भी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिख दो, 7N14, 7N15, सॉरी द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, इसको और ढंग से करेक्ट करो एकदम, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट इन विच, ठीक है चलो, द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स in which the atomic in which it has same atomic number but different mass number, atoms of same elements in which they have same atomic number but different mass number are called isotopes। सीधी सी बात है भाई साहब, जैसे कार्बन के और 6C60 भी होता है, कार्बन का क्या होता है 6C60 या C60 भी होता है, तो ऐसे क्या होता है एटॉमिक नंबर C660 है ना, होता है ना C60, तो वो भी। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं आइसोबार्स। यूरेनियम का देख लो, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 कितना होता है 92, थोरियम का होता है 90 यूरेनियम। तो इस तरह से कई सारे अदर एग्जांपल्स हो सकते हैं आइसोटोप्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, अच्छा इसमें भी एक एप्लीकेशन है, कोबाल्ट का एक ऐसा आइसोटोप है जो कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होता है ना। आइसोबार्स किसे कहते हैं, द एटम्स, हाँ है ना, आइसोबार्स किसे कहते हैं, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द एटम्स ऑफ पेयर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, पेयर भी है, वो पेयर ही होता है, जैसे ये इसका पेयर हो गया, ये इसका पेयर हो गया ना। अब यहाँ क्या है, यहाँ तो सेम सेम एटम है, सेम सेम एलिमेंट के, अब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के हो सकते हैं। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, atoms of different element having same
सॉरी सेम मास नंबर, सेम एटॉमिक मास और डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, सेम मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो वो अब यहाँ क्या था, यहाँ एक चीज समझ यहाँ डिफरेंट एलिमेंट्स है या सेम एलिमेंट है, यहाँ लगने वाली बात है, वो दिक्कत नहीं है ना। तो आइसोबार्स में और क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं भाई साहब? एक एग्जांपल, हे भगवान भूल गया, नहीं भूला, देखो एग्जांपल क्या है यार, भूल गया मैं तो। 18 आर्गन 14 है और 90 पोटेशियम 40, ठीक है, तो कुल मिलाकर 40 है ना। तो ये एक आइसोबार की तरह ट्रीट करेगा, किसकी तरह ट्रीट करेगा? आइसोबार की तरह, आर्गन और पोटेशियम 90 40 है ना। तो इस तरह से डिफरेंट पेयर है ना, तो यहाँ हो गया आइसोबार्स। अब बात करते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, इसको देख के समझ तो गए होंगे कि x यहाँ पर एटॉमिक नंबर z और मास नंबर a, इस तरह से लिखते हैं, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबलाइज्ड ये है, a मतलब एटॉमिक मास। अच्छा, यहाँ उल्टा लग रहा होगा तो मैं देख के स्टार्टिंग में जब पढ़ना स्टार्ट किया था हमने भी, तो ए को हम समझते हैं यार ए को एटॉमिक नंबर से क्यों डिनोट करते हैं, ये तो मास जैसा दिख रहा है और ये मास जैसा दिख रहा है इसको एटॉमिक नंबर से, लेकिन ये एटॉमिक मास है, इस तरह से इसको करते हैं एटॉमिक मास है और ये क्या है, ये एटॉमिक नंबर है। मतलब कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, हम नहीं पढ़ते थे, हम तो ठीक नॉर्मली बता रहे हैं, नॉर्मल कहने की बात है कि ये सेम जैसा कंफ्यूज हो जाता है। कभी कभी बच्चे उल्टा समझ लेते हैं कि इसको ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, बल्कि ये एटॉमिक नंबर है और ये एटॉमिक मास है। फॉर एग्जांपल, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक मास इक्वल टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से एटॉमिक मास या मास नंबर कह सकते हैं। एटॉमिक मास ही मास नंबर बराबर मास नंबर, वही एटॉमिक मास या मास नंबर ही हो जाता है। मास नंबर बराबर नंबर ऑफ, अरे इक्वल का साइन ठीक लग जाए भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। खांसी हुई यार। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको, इफ एन एलिमेंट has 8 number of neutrons and 16 mass number, then calculate its number of proton, calculate its number of proton या कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, में और ट्रिकी बना देता हूँ, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये मास नंबर का कॉन्सेप्ट है भाई। मास नंबर का फॉर्मूला ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्वेश्चन आपका ये रहा। अब हम इसको मिटाकर आपको बताते हैं कि ये आपको कैसे कैसे करना है, ऐसे वैसे करना है या वैसे ऐसे करना है, कैसे कैसे करना है। हाँ जी, अब एक मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा, इसमें एक नोट करने वाली बात ये है बालक, इसमें एक नोट करने वाली बात ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है बस आपको, यानी कि प्रोटॉन पूछे तो समझ लो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, सॉरी यहाँ पे
गलत लिख दिया, यहाँ पर न्यूट्रॉन होना चाहिए था और यहाँ पर, हे भगवान क्या क्या होता रहता है मेरे साथ। तो ये हो गया नंबर ऑफ, हे प्रभु, न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब यहाँ से कंफ्यूज मत हो जाए, न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स था फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल लिए जितनी संख्या में निकले, तो समझो उतनी ही संख्या में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकल गए। अब यहाँ क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने थे, यानी कि वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं हमको। तो मास नंबर का फॉर्मूला लगाइए, ये रहा, मास नंबर बराबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हे भगवान, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन, हे प्रभु जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन, भाई साहब, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब कैसे कैसे करोगे बाबूजी? तो देखिए भाई साहब, मास नंबर बराबर हो गया 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए 8 दे रखे हैं, 8 यहाँ पर लिख लेते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि यदि हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही निकाल लें, इसको यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही रहने दो, तो बराबर कितना हो गया, 16 माइनस 8, तो ये हो गया भाई साहब आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ 5। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल गए आपके 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकल गए आपके 8, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भाई साहब 8 निकले हैं आपके। कितने निकले हैं भाई साहब? 8 निकले। 8 नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी आपके कितने हो गए? 8, क्योंकि हम जानते हैं इस फॉर्मूले से, नहीं मतलब क्योंकि हम जानते हैं, पूरी चीज़ लिखनी होती है ऐसे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, तो इस तरह से हम मास नंबर का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें। इनको पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करिए, इजी क्वेश्चन से लेकर हाई लेवल के क्वेश्चन तक जो भी आपको मिले, मॉडरेट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू करते रहिए, फिर हम बताएंगे आपका। थैंक यू।